21वीं सदी, जहाँ इंटरनेट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से शायद ही कोई सभ्यता प्रभावित ना हुई हो। शायद ही ऐसी कोई सभ्यता हो जो अमेरिकी और यूरोपी विस्तारवादी नीतियों का शिकार ना हुई हो। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही अफ्रीका के एक देश की, जहाँ दूर दराज जंगलों में एक कबीला जिसके अंतर्गत 25 से 30 एंडो कैनिबलिस्टिक परिवार निवास करते हैं। क्या है ये एंडो कैनिबलिस्टिक ट्राइब? ये ट्राइब विशेष इसीलिए है क्योंकि इस ट्राइब में ये रिवाज है कि इस ट्राइब में से या इस ट्राइब के किसी परिवार में से किसी भी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो अंतिम क्रिया के रूप में उस मृत शरीर को परिवार के या कबीले के लोग मिल बांट कर खा लेते हैं। ऐसे रिवाज का पालन करने वालों को कहा जाता है एंडो कैनिबलिस्टिक ट्राइब। कैनिबलिज्म यानी मनुष्य द्वारा ही मनुष्य का शरीर खा जाना। अब इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। हमने यहाँ बात कर रहे हैं एंडो कैनिबलिस्टिक एक ट्राइब की। अन्य प्रकार भी होता है जैसे एक्सो कैनिबलिस्टिक ट्राइब। इस ट्राइब के लोग विशेष रूप से आउटसाइडर्स के मीट को खाया करते हैं। जो बाहर से जो मनुष्य आए हैं, चाहे वो युद्ध में पकड़े गए सैनिक हो या फिर दुश्मन हो या अनजान हो या कोई भी जो उनके कबीले से बाहर का हो, ऐसे लोगों की लाश को खाने वाले लोगों को एक्सो कैनिबलिस्टिक कहा जाता है। ये एंडो कैनिबलिस्टिक कबीला घने जंगलों के इतना भीतर है कि ना ही तो शहरी लोग अंदर आते हैं, ना ही तो ये लोग बाहर जाते हैं। और इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले एक देश के अंतर्गत आने वाले एक राज्य के अंतर्गत आने वाले एक शहर के अंतर्गत आने वाले इस कबीले का आधुनिक दुनिया से कोई संबंध नहीं। यहाँ के लोगों की पानी की पूर्ति उस नदी के थ्रू हो जाया करती थी और खाने के लिए घने जंगल के पेड़ों के फल तथा पशुओं का शिकार। यहाँ ना ही तो कोई सरकार टैक्स लगा पाती थी, ना ही तो यहाँ कोई करेंसी वैलिड थी, ना ही तो बच्चों के लिए स्कूल और ना ही तो नागरिकों के लिए हॉस्पिटल। हमारी कहानी है इसी सीमित दायरे में सिमटे इस कबीले के एक बच्चे की, जिसका नाम है जबाल, जो अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक महीनों में हर बच्चे की तरह जबाल ने भी अपनी माता के आश्रय में अपना समय गुजारा। किंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने चलना फिरना और बोलना सीखा। वैसे ही वैसे उसका रुझान उसके दादाजी की ओर होने लगा। और क्यों ना होता, क्योंकि वो उनके कबीले के सबसे एक्सपर्ट और सीनियर मोस्ट शिकारी जो थे, वे उस कबीले के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ नागरिक थे। इसीलिए कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं जाता था और उनके निर्णयों का और उनके शब्दों का, उनके वचनों का मान रखता था। ऐसा कोई नहीं था उस कबीले में जो उनके शिकार करने के कौशल से अवगत ना था। और देखा जाए तो क्योंकि एक ट्राइबल कम्युनिटी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे रोमांचक चीज़ ही शिकार हो सकती है, इसीलिए क्योंकि उसके दादाजी, उसके अपने दादाजी इस सबसे रोचक एक्टिविटी में सबसे श्रेष्ठ थे, इसीलिए उसका रुझान हमेशा अपने दादा की ओर रहता था। वो हमेशा से उनकी तरह बनना चाहता था, उन्हें अपने आइडल की तरह देखता था और स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता था क्योंकि वो उनका पोता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं नर्वस भी रहता था कि मेरे में ऐसी क्या योग्यता है जो ये मेरे दादा हैं, किसी और के नहीं। क्योंकि वो और बच्चों से भी स्वयं को कंपेयर किया करता था और पाता था कि और बच्चे अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक बलवान हैं और जबाल से ज़्यादा स्किलफुल भी हैं शिकार करने में। तो टेक्निकली स्किल्स के आधार पर, तो कौशल के आधार पर दूसरे बच्चों को उनका पोता होना चाहिए था, ना कि जबाल को। किंतु फिर भी जबाल इस अनफेयर टाइटल को आराम से एक्सेप्ट करके एंजॉय करते हुए अपना जीवन बिता रहा था। जबाल के दादा सुबह सुबह ही जबाल तथा उसके मित्रों के साथ उनके भालों को और पैना और धार धार बनाकर बच्चों को शिकार करना सिखाया करते थे। वो स्वयं बड़े जानवरों का शिकार करते और बच्चों से छोटे जानवरों में प्रैक्टिस करवाया करते थे। अपने दादा के बाहुबल, कबीले में यश और उनके स्किल्स को देखकर जबाल उनमें अपना हीरो देखता था और हमेशा से बाकी बच्चों की तरह उनकी तरह बनना चाहता था। वो चाहता था अपनी दादाजी की लेगेसी को वो आगे बढ़ाए। वो घर में सबसे अधिक बातें भी उन्हीं से करता था और प्रभावित भी उन्हीं से था। जबाल के जीवन में एक विशेष बात बताने को ये है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये एक एंडो कैनिबलिस्टिक ट्राइब है जो कि किसी भी व्यक्ति के मृत हो जाने पर उसके शरीर को खा लिया करते हैं। यही इनका रिवाज है। ना ही तो ये दफनाते हैं और ना ही तो ये अग्निदाह संस्कार करते हैं। तो ऐसी एंडो कैनिबलिस्टिक ट्राइब्स में मृत शरीर को खाने का रिवाज होता है। अब जबाल क्योंकि अपनी टीनेज में था और पिछले जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक कबीले में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी,
तो जबाल ने ना ही तो ये रिचुअल देखा था, ना ही तो ये ट्रेडिशन देखा था, और ना ही उसे बोध है कि मृत्यु क्या होती है। जिस प्रकार हर एक टीनेजर लड़का इस अज्ञान में रहता है, इस डिल्यूजन में रहता है कि हाँ सब ठीक ही तो है, कुछ भी तो नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार जबाल भी अपने इसी इल्यूजन में अपना जीवन बिताए जा रहा था कि उसके दादाजी और उसके परिवार वाले, ये कबीले वाले हमेशा उसके साथ रहेंगे और वो भी हमेशा यहीं रहेगा। परंतु एक बहुत ही कड़वा और पीड़ादायक सत्य जबाल के सामने आया। ऐसे ही एक सामान्य से दिन पर जबाल अपने मित्र और दादाजी के साथ शिकार पर निकला, और यही सामान्य रीति जिससे वो लोग शिकार करना सीख रहे थे वो उन्होंने फिर से अप्लाई करी कि जबाल तथा बाकी बच्चे छोटे जानवरों का शिकार करना सीखेंगे। मीनवाइल दादाजी कबीले की एक्चुअल नीड्स के लिए, परिवार की एक्चुअल नीड्स के लिए बड़े जानवरों का शिकार करेगी और उन्हें लेकर जाएगी। पर उनके दादा ने भी एक ऐसे सच को इग्नोर किया जिसको उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनकी आयु वर्षों तक इतना शिकार करने के बाद अब उनकी उम्र हुए जा रही थी, और बढ़ती उम्र के साथ उनका स्टैमिना, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी, शरीर में एजिलिटी कम होती जा रही थी। कदाचित इस सत्य से वो भी वाकिफ़ थे, उन्हें भी अपने शरीर में कमज़ोरी अनुभव होती थी। पर बात वही है ना, कौन सा मनुष्य स्वयं को इतना बूढ़ा और निर्बल मानने को तैयार है। इसी बढ़ती उम्र के साथ आने वाली कमज़ोरी को इग्नोर करते हुए जब जबाल के दादाजी बच्चों और अपने सहयोगियों के साथ शिकार करने निकले तो आज उनके साथ कुछ विशेष हुआ। उनका इंतज़ार एक ऐसे दुर्घटना कर रही थी जिसकी आशंका किसी को नहीं थी। जबाल के दादाजी का शिकार करने का तरीका कुछ विशेष था। वो हमेशा पशु के पैरों पर पहले हमला करते थे ताकि वो अपाहिज हो जाए और अपनी रक्षा में नहीं तो हमला कर पाने के लिए आगे बढ़ पाए, ना ही तो भाग पाने में सक्षम हो पाए। वो अपने हथियार से सबसे पहले उस पशु के पैर को घायल करते थे। जबाल के दादा ने ना जाने कितने बच्चों को और कितने ही अडल्ट जानवरों को, फुल्ली ग्रोन जानवरों को इसी तरह से तड़पाकर निर्मम तरह से उनकी हत्या की है। और ऐसा करने में वे अपनी वीरता मानते थे। वो कहते थे कि देखो, मैंने इस पशु को कितना असहाय बना दिया है कि अब ये कुछ करने लायक नहीं रहा, इसके पास सिवाय सरेंडर करने के और अपनी मृत्यु का इंतज़ार करने के अलावा और कोई पर्याय नहीं है। किंतु आज जब वो स्वयं शिकार के लिए निकले तो उनके साथ ही बिल्कुल ऐसा ही हो गया। भरी दोपहर में उसी जंगल में, उसी इलाके में जहाँ जबाल और उसके साथी शिकार करने आए थे, वहीं एक तेंदुआ एक हिरण का पीछा कर रहा था, और वो हिरण जान बचाते बचाते जबाल की और उनके साथियों की ओर भागता हुआ आ रहा था। और जबाल के दादा को उस हिरण में अपना शिकार दिखा तो वो फटाफट से आगे बढ़कर उस हिरण का शिकार करने पहुँचे, और वो हिरण का शिकार करने में सफल भी हुए। वो हिरण बेचारा तेंदुए से बचकर भाग रहा था और जबाल के दादा के हाथों मारा गया। जबाल और उसके साथियों ने हिरण के शरीर को बांधकर उसे ले जाने की तैयारी की। जब वो उसे बांध रहे थे तब जबाल के दादा सामने खड़े होकर, दूर खड़े होकर उनकी तरफ उल्टे मुंह खड़े होकर देख रहे थे। और तभी वो तेंदुआ भी वहाँ पहुँचा जो हिरण का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि किस प्रकार से उसके शिकार को कोई और लेके जा रहा है, और क्रोधवश उसने सबसे पहला हमला उनके नज़दीकी जो सबसे करीबी मनुष्य खड़े थे उन पर कर दिया, जो कि थे जबाल के दादा। नियति कुछ ऐसी बनी कि जैसे ही जबाल के दादा को भनक लगी कि तेंदुआ उन पर हमला करने आ रहा है, उन्होंने सीधा होने की कोशिश की, पर वो जैसे ही सीधा होने गए उनका पैर फिसला एक पत्थर में अटक कर और वे गिर गए। जैसे ही वे गिर पड़े, जबाल और बाकी बच्चे ये सब देख के डर गए थे और पीछे छुप गए, और उनके साथ जो बाकी के एडल्ट्स थे वो सामने आए। उन्होंने अपने भालों से तेंदुए को घायल कर कर भगाया और दादाजी की शरीर को साइड में लिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका पैर पूरी तरह कट चुका था और उसमें इन्फेक्शन हो चुका था, उसमें से खून बह जा रहा था। उनकी अपर बॉडी, उनका चेहरा, उनके हाथ, सब कुछ डैमेज थे बुरी तरह। ऐसा दृश्य देख सारे बच्चे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, और स्पेशली जबाल, वो तो ट्रॉमेटाइज्ड ही हो गया। उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा अपने दादाजी की इस अवस्था को देखकर, जिन्हें वो बचपन से अपना हीरो मान रहा है, जिसको बचपन से उसने कभी हारते हुए नहीं देखा, पराजित होते हुए नहीं देखा, कभी भी इस तरह से असहाय होते नहीं देखा। आज वो उनके शरीर में से खून बहते देख रहा है। उसे नहीं पता कि ये खून बहना क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इससे उनके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। बस वो ये जानता था कि हाँ, ये पीड़ा में है और इन्हें लगी है, बट इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, परमानेंट इंजरी भी हो सकती है, इसका उसे कोई बोध नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, यदि आपने सुना हो तो, जबाल ने कभी भी किसी को भी
पूरी तरह से इंजर होते हुए या फिर मृत्यु को प्राप्त होते हुए नहीं देखा अपने पूरे जीवन में। अपने पूरे के पूरे जितने भी टीनेज लाइफ में उसने जीवन जिया है, उसने कभी भी किसी की भी मृत्यु एक्सपीरियंस नहीं की। तो उसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नया था। पर वास्तविकता को टाल कौन सकता है? जो था वो था। जबाल की आंखों के सामने उसके दादाजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया और बच्चों के साथ जो एडल्ट्स थे वो जबाल के दादा की लाश को लेकर वापस नगर में पहुँचे। पूरे कबीले वाले उदास थे, स्पेशली उनके अपने बच्चे यानी जबाल के माता पिता। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ शिकार के दौरान ये क्रिया हुई है। बाकी सब ने एक्सपेक्ट यही किया था कि हाँ, ये बूढ़े होकर अपनी नेचुरल मृत्यु को प्राप्त होंगे। परंतु कबीले वासियों ने सत्य को स्वीकार करते हुए उनकी अंतिम क्रियाओं की तैयारियां शुरू की। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस एंडोकैनिबलिस्टिक ट्राइब में अंतिम क्रियाओं का अर्थ है कि मृत शरीर की लाश को खा जाना। इन ट्राइब्स के अकॉर्डिंग लाश को खा जाने का कारण ये है कि वो अपने भीतर उस पूर्वज को जीवित रखना चाहते हैं। इसीलिए उसके शरीर का अंश, उसका टुकड़ा, उसके मांस का टुकड़ा वो अपने शरीर के भीतर ले लेते हैं ताकि वो उनके अंदर जिंदा रहे और उनके अंश आगे पास ऑन होते रहें। ये कितना वैज्ञानिक है, कितना नैतिक है, उस ट्राइब को इससे कोई प्रयोजन नहीं था। वो बस अपनी मान्यताओं को मानते आ रहे थे। वो काली रात आई, वो डरावना अंधेरा आया जब उसके दादाजी की लाश को सजाकर कबीले वासियों के खाने के लिए परोसा गया। और जिस बेरहमी से वो हिरण को या अन्य किसी पशु को नोच नोच कर खाया करते थे, उसी बेरहमी से उसके दादाजी की लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। और जबाल ये सब कोने में खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उसके लिए अगेन ये पहला एक्सपीरियंस था। उसे बहुत गहरा सदमा लगा अपनी दादाजी की अवस्था को देखकर और कबीले वालों की क्रूरता को देखकर। वो क्रूरता से खाना उसके लिए सामान्य था, बट जिनको और जिसको वो खा रहे थे वो उसके लिए असामान्य था। जबाल को अनेक मेंटल और इमोशनल ट्रॉमास घेरने लगे। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसे बुखार हुए जा रहा था, उसे बेहोशी आ रही थी, वो अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा था। और तो और जब उसे इनवाइट किया गया कि तुम भी खाओ अपने दादाजी की इस लाश को, क्या तुम नहीं चाहते वो तुम्हारे भीतर जिंदा रहें? तो ये सुनकर तो उसे और सदमा लगा और उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा इन्हें, मैं इनके शरीर को नहीं खाऊंगा और तुम लोग भी दूर हटो इनसे। क्या कर रहे हो ये? कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें? और पहली बार उसके मुंह से निकला, ऐसे तो ये मर जाएंगे। बट उसे नहीं पता चला कि उसने क्या बोल दिया, क्योंकि उसके लिए किसी पशु का मरना तो सामान्य था, बट इंसान का मरना, मनुष्य का मरना सामान्य नहीं था। तो उसे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि उसके दादाजी मर चुके हैं। पर फिर भी मृत्यु को लेके उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उसके लिए एक मनुष्य का मरना एक पशु के मरने के तुल्य नहीं था और इसीलिए वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसने बोल तो दिया था, क्योंकि ग्रामेटिकली और लैंग्वेज की दृष्टि से आपको यही बोलना पड़ेगा, अरे मत करो, मत खाओ, वरना वो मर जाएंगे। क्योंकि वरना के बाद क्या करना है वो आपको पता नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मुंह से यही निकलेगा कि वो मर जाएंगे। वही जबाल के मुंह से भी निकला ग्रामेटिकली, पर वो समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। और क्योंकि वो छोटा था तो उसे सबने ये समझकर डांट कर भगा दिया कि दादा का पोता है, अपने दादा के विरह में, उनके प्रेम में उन्हें खाने से रोक रहा है, पर ये तो बच्चा है, इसे परंपराओं का कहाँ ज्ञान। तो एक काम करते हैं, इसे साइड में रखते हैं और इसके लिए थोड़ा सा मांस का टुकड़ा बचा के रख लेंगे, ये बाद में खा लेगा। और ऐसा सोचकर जबाल को वहाँ से भेज दिया गया और बाकी कबीले वाले उनकी लाश को खाना कंटिन्यू करने लगे। जबाल के शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था, उसका बुखार और गंभीर होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जीवन में उसके साथ हुआ क्या। जिसको वो हमेशा से देखता आ रहा था वो कहाँ गए, क्या हो रहा है ये उनके साथ। और इसीलिए जब सारे के सारे रिचुअल्स ख़त्म हो गए, उसने अपनी माँ को घर के एक कक्ष में जाते हुए देखा, जहाँ उसने उनका पीछा किया और उसने अपनी माँ से रोते रोते, बहुत असहाय होकर, बहुत बेचैन होकर कुछ प्रश्न पूछे। क्या थे वो प्रश्न और क्या उत्तर दिया उसकी माता ने, ये सब आपको पता चलेगा अगले वीडियो में, यानी इस सीरीज़ के एपिसोड 2 में। तब तक बने रहिए इस सीरीज़ में और जानिए कि जबाल को उसकी ये क्वेरी, ये इंक्वायरी, ये जिज्ञासा, ये दुख कहाँ तक लेके जाता है और कैसे कैसे वो इन प्रश्नों का उत्तर खोजता जाता है, कौन से नए प्रश्न उसके मार्ग में आते हैं, कहाँ कहाँ वो प्रोग्रेस करता जाता है। क्योंकि जबाल जितने पीछे और पिछड़े हुए ना सही, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जबाल भी आज आप जिस स्थिति पर है, आज आप जिन कन्फ्यूजन्स की स्टेट पर हैं, आज आपको जितना ज्ञान है, जितना कन्फ्यूजन है, उस स्टेज पर जबाल भी पहुंचेगा अपनी इंक्वायरी के बल पर।
और वहीं से आप उसे देख सकते हैं कि उसने कैसी अप्रोच रखी, उसने कैसे बिहेव किया, और आप भी किस प्रकार से वैसी ही सिंसियर अप्रोच रखकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जबाल की इस जर्नी के विटनेस बने रहकर अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस एपिसोड में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।